तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये वाला जो बैच है अपना डिवोटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। इसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि जिनको सेट भी देना है ना। डेफिनेटली कई लोगों को कंफ्यूजन था कि सर हिस्ट्री वाला ये जो बैच है आप फोकस कर रहे हैं या आपका जो बैच है वो एपी को लेकर के है। एपी का एग्जाम जो है वो 30 अक्टूबर के आसपास में होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, जबकि उसके पहले 27 अगस्त को सेट का एग्जाम है। जिनको सेट नहीं देना, जिनका ऑलरेडी पीएचडी है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको सेट का एग्जाम पहले महत्वपूर्ण है और उसके पश्चात में उनका टारगेट ये है कि सर एपी का भी देना है। तो क्या ऐसा संभव है? क्या इतने जल्दी रिजल्ट आ जाएगा सेट का? और जिनका ऑलरेडी पीएचडी है उनके ऊपर कोई तलवार तो नहीं लटक रही है? मेरा सजेशन ये है कि नोटिफिकेशन बड़े अच्छे से पढ़ लेना, उसमें डेट्स वगैरह चेक कर लेना, देख लेना साहब जी। ठीक है, कि कोई उस टाइप से कोई इशू ना हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि देखिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसके पहले तक आपको एक बार कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लेने मिल जाए। मेरा ये प्रयास रहेगा और इससे फायदा दोनों को होगा, चाहे जिनको सेट देना हो और चाहे जिनको केवल एपी देना हो। जिनको एपी देना है तो उनको एक अच्छा खासा रिवीजन टाइप का मिल जाएगा, ये फायदा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि कई स्तरों पर पढ़ना पड़ता है। देखिए, हायर लेवल पर या अच्छे स्तर पर हमको कई स्तरों पर तैयार करना पड़ता है। तो यदि ये चीज हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे पाएगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इत्यादि वगैरह लगा पाएंगे। थोड़ी सा फास्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि सर 27 अगस्त को होगा तो क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा? और रिजल्ट में मान लीजिए कोई व्यक्ति पास हो जाता है तो क्या उसे एपी का फॉर्म भरने मिलेगा? क्योंकि एग्जाम की जो एपी की जो फॉर्म भरने की डेट है वो तो 31 जुलाई दी हुई है। तो हाँ, ये डेट पुरानी वाली दी गई है और इसमें डेट में बढ़ोतरी होने की भरपूर संभावना है, क्योंकि ये डेट दी हुई है कि जब सेट का एग्जाम जून माह में हो जाना था, 4-5 जून को हो जाना था। ये उसके हिसाब से आपको दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको इसमें एक्सटेंशन मिलेगा। अब वो चाहे एपी का एग्जाम अक्टूबर के महीने में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो। हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत विशालकाय सब्जेक्ट है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं उसको कवर कर पाना बहुत टेढ़ी खीर होती। कई तो टॉपिक इतने बड़े हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इत्यादि जैसे। थोड़ा सा अब 1-2 महीने तो इंडस ही वैली चल रहा है, मन लगा हुआ पढ़ते चले जा रहे, तो ये सब चीजें होती हैं। अपन को एक विद इन अ टाइम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर कवर करना होगा, ये अपना टारगेट होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये कुछ बातें थी, विषय वस्तु थी जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दूं। दूसरी बात है कि आप भी अपनी एक मानसिकता बना लें, अपन थोड़ा सा फास्ट पढ़ने वाले हैं, अच्छे स्तर पे पढ़ेंगे, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और बिल्कुल बहुत डिफरेंट वे में आप पढ़ोगे हिस्ट्री। अभी तक आपने पढ़ा होगा उस चीज को जिस अप्रोच पर, उससे बहुत अलग होने वाली है। वो अप्रोच अलग ये होती है कि देखिए, पढ़ने को तो हर कोई पढ़ लेता है हिस्ट्री, बहुत सारा पढ़ लिया अपन ने कि साहब ये था ये था ये था ये था। सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट वहां ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन ना हो, चीजें याद आ जाए कि साहब कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर फिट आएगी। चार ऑप्शन देखकर आप कंफ्यूज ना हो, प्लस उसमें भी कथन कारण वाले देख करके आप कंफ्यूज ना हो, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ना पढ़कर तो सब आए हैं, पेपर में 90% चाहिए, 95% चाहिए, पहचानी हुई मिल रही है कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा हुआ था, पहले भी हमने पढ़ा है। लेकिन वहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इनमें सही वाला कौन सा है। लगाना था बी लग गया सी, लगाना था सी लग गया डी, लगाना था ए लग गया डी। ये स्थिति ना हो, और नहीं तो फिर पछतावे की स्थिति बनती है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है कि आपको एक एक चीज बिल्कुल रटवा दी जाए, दिमाग में बैठा दी जाए। कम से कम उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हिस्ट्री का, चाहे उसकी डेट्स को लेकर के हो, चाहे उसके एक्सेप्शनल थॉट्स वगैरह हो, वो सब आपके दिमाग में चढ़ा दिए जाएं। उस अप्रोच पर मैं प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ ना केवल फैक्चुअल अप्रोच आपकी बहुत अच्छी तैयार हो, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे पहले तो फैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल नींव का काम करेंगे। जब फैक्ट होंगे तब ना उनकी व्याख्या करोगे कॉन्सेप्ट वगैरह की।
और उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्लास में तो हालांकि ये रहेगा कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ में ही चलेंगे, पर उपेक्षा अपन किसी के नहीं करेंगे। होता क्या है, कॉन्सेप्ट इतने पढ़ रहे हैं, इतने पढ़ रहे हैं कि बोले बेसिक सा फैक्ट गायब है, या फैक्ट इतने पढ़ रहे हैं कि बोले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जबकि एग्जामिनेशन में दोनों आने हैं आपको, तो ये हो जाता है। तो फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट का क्या कैसा मतलब, उसको एक चीज को बता देता हूँ, वो गलती कैसे हो जाती है चलिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हिस्ट्री के कौन सा टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक योगी की, इसकी योगी की मूर्ति, तो जैसे कहा कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखिए उसमें कि कैसे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इस चीज को आप देखें समझें, पहले से ही आप जान ले। देखिए आपका एग्जाम सेट का हो चाहे एपी का हो, एग्जाम ले कौन रहा है, एमपीपीएससी, ठीक है। और कई विद्यार्थी इस चीज में रहते हैं कि बोले सर हम एमपीपीएससी का स्टेट सर्विसेज वगैरह का एग्जाम दे चुके हैं। अभी यही चीज हुई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले में, ठीक है। इसमें एक पार्ट आना था एमपीजीएस वाला और एक पार्ट आना था हायर एजुकेशन का। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा सोचा कि बोले सर एमपीपीएससी हमने स्टेट सर्विसेज वगैरह दिया है, तो जीएस वाला पार्ट तो हम संभाल ही लेंगे साहब, ठीक, ऐसा था उनका। बोले पार्ट बी बस आप तैयार करवा दीजिए, हमको ज्यादा दिक्कत पार्ट बी में है, पार्ट ए में उतनी ज्यादा नहीं है। तो देखिए कितनी गलत धारणा थी। और अब जब पेपर हुआ तो उसके बाद में कंक्लूजन ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको पार्ट ए में हुई, सबसे कम नंबर किसमें मिले, पार्ट ए में। तो आप जिसकी भी उपेक्षा करोगे तो अंततः दिक्कत तो जाएगी जाएगी, पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, कि आपका पेपर पीएससी जरूर ले रहा है, पर इस बात को जरूर समझिए आप कि ये जो आपका एग्जाम है ये पीजी लेवल का है। जो आपने स्टेट सर्विसेज एमपीपीएससी की दी है उसका लेवल क्या होता है, यूजी होता है। तो ये दोनों का अंतर बड़ा साफ साफ दिख रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम पेपर में आप अभी भी देख लेंगे। तो दोनों में अंतर देखिएगा क्या है, इसका जीएस स्टेट सर्विसेज का इस लेवल पर, और पीजी लेवल वाला जो जीएस आया वो इस लेवल पर है। बने नहीं है क्वेश्चन, बोले सुना भी नहीं सर, हम तो कभी जानते नहीं, क्या मालूम कहाँ से क्या क्वेश्चन आया, किस तरह से बेदर्दी से पेपर बनाया गया। तो उसका लेवल जो है उसकी इसको देखिए आप, आपका भी जो होने वाला है वो किस लेवल पर है, पीजी। तो जीएस वाला सेक्शन हो चाहे हिस्ट्री, दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा आप। और वैसे ही ऑप्शनल हिस्ट्री या ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत सारे लोगों का अनुभव नहीं है, और ये पद्धति बहुत वर्षों से समाप्त हो गई है। चाहे यूपीएससी में हो 2011 से, चाहे एमपीपीएससी में हो 2012 से, ये पद्धति समाप्त हो गई, नई वाली आ गई है ना ऑप्शनल पेपर की। तो अभ्यास छूट गया है, और अभ्यास से अभाव विद्या नष्ट हो जाती है। पहली वाली जो पुरानी वाली जो जनरेशन थी वो फिर भी ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत पढ़ती थी, तो उससे कम गुंजाइश होती थी कंफ्यूजन होने की या गड़बड़ होने की। यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपने ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव नहीं किया है, समझिए उस बात को। तो अपन को एक एक चीज करनी पड़ेगी, और मैं क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, आगे भी कराऊंगा, बताऊंगा कहाँ से क्या कैसा पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर है, वो सब बताएंगे। तो फैलाना नहीं है अपन को बहुत सारा, अपन का ये भी पूरा घर को अपन ने लाइब्रेरी बना ली किताबों की दुकान, वो नहीं करना है। कम से कम में अपन को ज्यादा से ज्यादा संचित करना है, और उसी को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना है। चलिए तो बहुत पढ़ा होता है जिन विद्यार्थियों, उनके साथ भी चलो देखो कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता, उस चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट को लेकर। क्वेश्चन कहा जाएगा आपसे कि साहब मोहनजोदड़ो में हमको एक मोहर पर एक योगी की आकृति मिली हुई है साहब जी, ठीक, जिसकी तुलना भगवान शिव से, महादेव से की जाती है। उसके आसपास में चार जीव या जानवर प्रमुख तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनके नाम है साहब जी हाथी, गैंडा, ठीक, बैल, इसके साथ साथ नीचे की ओर हिरन भी बने हैं। ये कथन सही है कि गलत है, ऐसी कोई मिली है कि नहीं मिली मोहर मुद्रा सील, और उसमें चार छह जीव बने हैं, और उन जीवों के नाम जो मैंने आपको बताए हैं, हाथी है कि नहीं है, हाथी है कि नहीं है, गैंडा है कि नहीं है साथ, हिरण है कि नहीं है साथ, बैल है कि नहीं है उसमें, जल्दी बताएं हाँ या ना, ये कथन सही है कि गलत है बस। तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं झांसाराम, ठीक, इस क्वेश्चन को बोलते हैं झांसाराम। क्यों बोलते हैं,
कोई बता सकता है इसमें गलती है कि क्या नहीं है? हिरण नहीं है। तो चलिए ध्यान रखना कि 2 हिरण बने हुए नीचे की ओर, 4 पशु ऊपर हैं और जबकि नीचे की ओर सामने की ओर आंगन में 2 हिरण बने हुए। तो ये गलत है कि सही है कोटेशन? जल्दी बताओ, फिर मैं बताता हूँ। भैंसा भी दे दिया या वृषभ दे दिया, चलो ये भी दे दिया, अब बताएं। फिर तो कोटेशन सही है ना? चलो देखो इस क्वेश्चन बोलते हैं जातरम क्यों बने। उसमें आपको जो बताया गया कि साहब योगी की आकृति, बोले हाँ मिली है सर। मोहर, बोले मिली है सर। मोहनजोदड़ो से, बोले मिली तो है सर। और उस कोटेशन में देखो जानबूझ के एक शब्द गलत दिया है आपको वहां पर। बोले हाथी, बोले हाँ है। बोले गैंडा, हाँ है। बोले हिरण, हाँ है। उसमें कहा गया आपसे जानबूझ के कि साहब वहां पर बैल बना हुआ है। क्या है? बैल। बैल नहीं है, भैंसा है। क्या बना हुआ है? भैंसा बना हुआ है, वृषभ बना हुआ है, बैल नहीं है। तो देखो कोटेशन उसके कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो शुरुआत में जब चलते हैं सेंटेंस वाइज ना, तो शुरुआत का डेटा आपको सही दिया जाता है। बोले ये है, बोले हाँ है। ये है, बोले ये भी है। और फिर आखिर में एक हल्का सा वर्ड ऐड कर दिया जाता है जो कि नहीं होता। इतनी बारीकी गौर नहीं कर पाते कई बार। तो शुरुआत से लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन उसके आखिरी में एक हल्का सा पॉइंट ऐड कर दिया जाता है, बोले वो गलत होता था, गए वहां से उठा करके। ऐसे क्वेश्चनों की प्रवृत्ति बढ़ी है। हिस्ट्री ऑप्शनल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कितना ही पढ़ा हो आपने, सही सावधानी, सही तरीके, सही गाइडेंस में आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसे तैयार करना पड़ेगा अपन को चीजों को। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं साहब। और भी कॉन्सेप्चुअल अगर अप्रोच पर बात की जाए तो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहां के नागरिक या निवासी किन्हीं पूजा अर्चना इत्यादि पर विश्वास रखते थे? ये वाली बात सही है कि गलत है? जबकि कोटेशन दूसरा देगा आपको कि इसका प्रमाण हमें मिलता है वहां पर प्राप्त हुए कुछ पूजा ग्रहों से। ये वाली बात सही है कि गलत है? तो सेकंड वाला जो है पूजा ग्रह कहा या मंदिर इत्यादि कहा था, ठीक, तो वो चीज तो मिली नहीं है आपको। तो फिर आप कैसे कह सकते हो पूजा के प्रमाण मिलते हैं? पहला वाला कैसे सही कह सकते हो? तो जरूरी नहीं है कि पूजा के लिए पूजा ग्रह ही हो और पूजा ग्रह में ही पूजा की जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पूजा व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, पूजा पाठ आराधना कहीं भी कर सकता है साहब, खुले स्थानों पर भी कर सकता है, नदियों के किनारे भी कर सकता है, करता ही है। जरूरी थोड़ी कि मंदिर, देवालय, मस्जिद इत्यादि जाना ही पड़े साहब, कहीं भी कर सकता है। तो ये वो एस्पेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। मैं तो आपको केवल इंडस वॉस का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इन सबको सभी विभिन्न अप्रोच पर आपको तैयार करना पड़ेगा साहब। ठीक है? अब इन अप्रोचों को तैयार कैसे क्या किया जाए जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में नंबर दे जाए, तो एक एक करके बात करते हैं। अभी तक की इस क्लासेस में आप लोगों ने हिस्टोग्राफी पढ़ लिया, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया आपने हिस्टोग्राफी, क्योंकि सबसे टफेस्ट सेक्शन कहलाता है इतिहास लेखन। दूसरा आपने एंशियंट इंडियन यूनिट वाइज अपन ने पढ़ना चालू किया, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बिगिनिंग उसकी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, पाषाण काल वाला सबसे टफेस्ट टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, कैसे क्या विकास क्रम रहा है। अब अपन आते इसी पर इंडस पर, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आते हैं। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है इसमें, देखिए एक आध दो महीने पढ़ते रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपको वहां एग्जाम क्या ओरिएंटेड तैयार करनी है चीजों को, तो कैसे पढ़ा जाए उसका भी एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। तो इससे आपको ज्यादा अच्छा अनुमान लग पाएगा। चलिए, इंडस वैली आपको तैयार करना है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। सामान्य ज्ञान में तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए
क्या कैसे डिफर चीजें हो सकती है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसको कंसाइज करने का प्रयास अपन यहाँ पर छोटे से छोटे इसमें करेंगे। और कैसे ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि फैक्ट्स भी बन जाएं, उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, वो भी चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जैसा कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन साहब, ये टाइम पीरियड, टाइम इसको पकड़ के चलना, ये मान के चलो बैकबोन है पूरी हिस्ट्री की। क्या कहा? बैकबोन, टाइम स्केल मोटे तौर पर माना जाता 2350 बीसी टू 1750 बीसी, ऐसा माना जाता है सर। ये बिल्कुल बैकबोन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बार बार मैं कह रहा हूं। इसके पहले मुझे भूमिका बनानी चाहिए, प्रसंग देना चाहिए, महानता बतानी चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको आएगा उस बात को आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ उसके अनुरूप चलिए, बाकी चीजों के अनुरूप मत चलिए। मनोरंजक बनाना है उस चीज को, वो एक अलग एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड बनाना, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। मनोरंजक बनाना तो अभी बिल्कुल बिल्कुल गप्पा सड़ाका चलता रहेगा अगले 1-2 घंटे तक, वो मनोरंजक है, पर वो काम नहीं आएगा आपको बहुत ज्यादा। कथा सुनने में मजेदार लगेगी, पर एग्जामिनेशन हॉल में जब उससे क्वेश्चन आए तो फिर बनाने में आपको आसानी जाए, उसके लिए होगा कि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना पड़ेगा। इस बात को समझिए, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर हो तो दोनों टाइप की क्लास में। सबसे पहली चीज क्या कहा आपसे कि साहब ये टाइम स्केल बिल्कुल भी गलती से गलती नहीं करना, भूलना नहीं है आपको, ये बैकबोन है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, इंडस वैली की सबसे खास विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु सबसे खास विशेषता उसकी कहलाती नगर नियोजन। ठीक, तो अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसके कई नाम हमको मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं अपन, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, आदि इतिहास भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे नामों से अपन इसको जानते हैं। इसकी खोज के बारे में 1826, फिर 1800 आप 62-63 पढ़ेंगे, कनिंघम महोदय को एक मोहर मिली थी, उस मोहर के आधार पर उन्हें अनुमान लगा, पर वो ज्यादा समझ नहीं पाए इस चीज को। विधिवत तौर पर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है 1921 में जॉन मार्शल महोदय थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके प्रमुख थे, महानिदेशक डायरेक्टर जो भी आप कहें वो थे। उनके तत्वाधान में दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी 1921-1922। दयाराम साहनी हा से हड़प्पा शहर की खोज की है। बनर्जी साहब जी मोहनजोदड़ो शहर की आपने खोज की, और यहां से फिर पूरा का पूरा एक सिलसिला चालू होता है सर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल महोदय काफी प्रभावित थे, क्योंकि वो हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। जॉन मार्शल, यही वजह है कि उन्होंने इस पर बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है। वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आश्चर्यजनक उन्होंने निर्माण कहा हुआ है, दैट इज ग्रेट बाथ स्नानागार। ठीक, इसको स्नानागार को कहा, ग्रेट बाथ को कहा। कहां पर मिला आपको? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ध्यान देने वाली बात है कि कल को आपसे कहेगा कि साहब जी ये बताइए कि हमको स्नानागार के अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन में से इनमें से किन शहरों में मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और हड़प्पा। क्या लगाओगे? बोले सर मोहनजोदड़ो तो गायब है। अब अब बोले हद हो गई, हम तो मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, कितना रट्टा नहीं मारे। बोले सर जो धौलावीरा में ना गोदीवाड़ा, हम तो उसे भी छलांग मार देंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बेस्ट एग्जांपल एक और मिलता है आपको, जल संचयन परंपरा इत्यादि वगैरह का, वहां पर जल को संरक्षित रखा जाता है, उस प्लेस को कहा जाता है धौलावीरा। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि साहब उसका भी उपयोग शायद इस रूप में किया जाता रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो वाले को यही वजह स्नानागार नहीं बोलते, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रेट बात बोलते हैं, बृहद महानतम स्नानागार बोलते हैं। मैंने क्वेश्चन में जानबूझ कर स्नानागार बोला था, ग्रेट बात नहीं बोला था। आपने गौर कर लेना, रिवाइंड करके देख लेना। इस चीज को समझिए, जरा से मैं घुमा देता हूँ क्वेश्चन। अपन जो पूर्व धारणाओं पर पढ़ के आए हैं ना, अपन उसी पर रह जाते हैं। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है ग्रेट बात के पश्चात, वो बार बार आप ध्यान रखना धौलावीरा पर ही आने वाला है। और एक नई प्रवृत्ति आ ही चुकी है भारत में, इस बात को आप समझिए। वो प्रवृत्ति आपकी यह है कि अभी तक भले ही
आपसे क्वेश्चन पूर्व में पूछे जाते रहे हों, इंडस वैली के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि वगैरह शहरों पर। देखिए जो नई प्रवृत्ति आई है ना, वो नई प्रवृत्ति ये है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं भारत में स्थित शहरों पर। इस पर भारत में स्थित शहरों पर पूछ रहे हो आपसे क्वेश्चन। इन पॉइंट को ध्यान रखना, कई बार मैं समझा चुका हूं, और क्लियर बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया है, तो ये एरिया चला गया बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में। भारत में जो प्लेसेस है ना, इन पर क्वेश्चन आ रहा है। पहले आता था, आज से 10 साल 12 साल पहले, ठीक है, आज से चलो 5-7 साल पहले तक भी इन प्लेसेस पर क्वेश्चन आता था। अब औपचारिकता के नाम पर एक आध कुछ चीजें यहाँ से आ रही हैं, वो नई भी आ रही हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन प्लेसेस से आ रहे हैं। और उनमें सबसे खास जो प्लेसेस है, उनमें से एक कहलाता है धौलावीरा। आगे भी क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखना। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल कहलाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा, तो वहां पर जल का संचयन किया जाता था, बचा कर रखा जाता था, उसका अच्छे से उपयोग किया जाता था, सदुपयोग किया जाता था, जो भी आप कह लेना चाहो। हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? धौलावीरा में इसका एग्जाम्पल मिलता है। बात जब निकली है धौलावीरा की, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछे ही देगा, बोलेगा साहब धौलावीरा शहर की खोज किसने की? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोले धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियों वदियों के किनारे क्या स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। बोले सर धौलावीरा शहर की खोज, तो 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और कौन थे? पहला पॉइंट तो ये है, ठीक, इस साइड का एरिया तो हो गया पाकिस्तान वाला, ये तो ठीक। यहाँ पर कई प्लेसेस मिलते हैं अपन को, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेसेस नहीं मिल रहा है, बट अपन इंडिया वाले प्लेसेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विशेषकर। धौलावीरा यहाँ पर मिलेगा कच्चीकरण में, ठीक, कच्छ का छोटा रण जो अपन बोल रहे हैं साहब। खादिर द्वीप करके प्लेस कहलाता, क्वेश्चन दे देता वहां पर, कौन सी जगह पर? बोले खादिर द्वीप करके कहलाता, वहां पर कई लोगों ने इसकी खोज की या माइनिंग की, वहां पर उत्खनन वगैरह किया। जेपी जोशी जी का नाम मिलेगा, SR राव सर का नाम सबसे खास कहलाता है, ठीक, इसको नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट बोलेंगे साहब जी कौन सी नदियों के किनारे? तो 2 नदियों के बीच में स्थित है, मनहर एंड मनसर, इनके बीच में स्थित है। सुना भी नहीं होगा बहुत लोगों ने, इसको ध्यान रखना। दोनों नदियों के बीचों बीच से जब ऐसे बह रही हैं, तो वहां से नहरें लाई गई, पानी लाया गया और उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। बारिश की मात्रा कम थी, यही वजह कि जब वर्षा हो रही थी, तो उस पानी को भी इकट्ठा करने के लिए फर्श को पक्की ईंटों से इस तरह से बनाया गया कि पूरा का पूरा पानी उस पक्की ईंटों वाले फर्श पर इकट्ठा, और वहां से एक खास जगह से नालियों से होते हुए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आप इसको कह सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप इसको, इस पर क्वेश्चन आता है साहब जी, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है अपने आप में। नेक्स्ट आ जाते हैं, धौलावीरा पर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, अति महत्वपूर्ण है ये। आप 50 बातें पढ़ते रहना, पर पेपर जो होता है बहुत खास सेलेक्टिव चीजों से आता है, आपको उनको तैयार रखना चाहिए। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहां से विधिवत 1921-22 के पश्चात से लगातार हमको फिर प्लेसेस मिले हुए हैं, और ये हमारी महानता को दर्शाते, भारत की महान सांस्कृतिक वैज्ञानिक विरासत को ये दर्शाते हैं। रीजन ये है कि अंग्रेज जिनका भारत पर शासन था इस जमाने में भी, उनका कहना यह था कि बोले हमने भारतीयों को सिविलाइज्ड बनाया है, यानी जो कुछ भी अच्छा है, आधुनिक है, नगरीकरण है, शहरीकरण है, जीवन का गुणवत्ता स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब हमारी देन है। इन लोगों के यहाँ कुछ नहीं था, ये लोग कुछ नहीं जानते थे, ठीक। और इस धारा के जो इतिहासकार थे, साम्राज्यवादी विचारधारा के विशेषकर, वो कहते हैं बोले सिकंदर के आक्रमण के पहले 326 BC के पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, तो बोले भारत ऋणी है अंग्रेजों का या यूरोप का, ऐसा बताने का वो प्रयास करते, क्योंकि बोले साहब यूरोप की रोमन सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ठीक,
ब्रिटिश एम्पायर इत्यादि वगैरह, बोले हम लोगों ने सिखाया, इन लोगों ने कुछ नहीं आता था, ऐसा वो बताते था। किसी को भी जीतना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मार डालो, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, डिप्रेशन के गर्त में डाल दो, उसके पश्चात में अपने आप वो आपको के सामने झुक जाएगा। तो एक तरीका होता है, एक दुनियावादारी वाली चाल, रणनीति, तौर तरीके इत्यादि कही जाती है। इस तरह की चीजें अंग्रेजों ने भी अपनाई थी। भारतीयों को दबाने, झुकाने, नीचे दिखाने का वो कोई मौका ही नहीं छोड़ते था। जब ये चीज की खोज हुई तो इसके पश्चात में महान बात यही सामने आई कि बोले साहब, भारतीय जो सभ्यता है, इंडस वैली, जिसका टाइम पीरियड क्या है, ये वाला है, बोले इससे पुरानी कोई बता दो यूरोप की सभ्यता। बोले पहली बात तो है ही नहीं, है भी तो बोले मिस्र की है, मेसोपोटामिया की है। बोले साहब वो भी इसके सामने नहीं टिक रही हैं, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, नगरीकरण। आज के वर्ल्ड 2023 के वर्ल्ड की विशेषता क्या है, दुनिया के विकसित देश किनको कहा जाता है, जिनके यहाँ पर नगरीकरण अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि वगैरह, ये सब चीजें अच्छी हैं। बोले सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती कहाँ पर, इंडस वैली। आज स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को भारत सरकार अपना रही, दुनिया अपना रही है। वो सारी स्मार्ट सिटीज उस जमाने की हमको कहाँ देखने को मिलती, इंडस वैली। बोले अब बताओ कि अंग्रेजों ने सिखाया कि हमारे यहाँ से तुमने सीखा है। इस सभ्यता से पुरानी ना तुम्हारी यूनान की है, ना रोम की है, ना इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी सभ्यता तो मिस्र की नहीं है, इतने बड़े एरिया पर ये जो फैली हुई सभ्यता है, मेसोपोटामिया की नहीं है साहब। फिर और रही बात वाटर को लेकर के, चाहे जल के उपयोग को हो, चाहे उपभोग को लेकर के हो, चाहे साफ सफाई, स्वच्छता इत्यादि को लेकर के हो, जितनी अच्छी विधिवत व्यवस्था, सड़कों के साथ साथ नाली इत्यादि यहाँ मिलती है, वो तो कहीं नहीं है। बोले एक जगह बस मिलती है साहब, बोले क्रीट, वहां पर नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। बोले पर नाली ही बस की थी, उसके अलावा बाकी क्या था। हमारे यहाँ तो एक जगह पे आपको दसों चीजें मिल रही हैं। बोले इसमें तो देन नहीं हो सकती किसी यूरोपियंस की या किसी अंग्रेज की। इसका मतलब यह कि ये भारतीयों की महानतम संस्कृति है और भारतीयों की महानतम विरासत है, हमारे उस जमाने की योग्यता, कुशलता इत्यादि को दर्शाता है। इसका क्रेडिट अब आप नहीं ले सकते, प्लस आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग असभ्य है। तो दुनिया के पहले सभ्य लोग कहाँ, सभ्य सिविलाइज्ड लोग कहाँ, बोले इंडिया, भारत विश्व गुरु है। आपने हमसे सीखा, हमने आपसे नहीं सीखा था। हमने अपने ज्ञान को भुला दिया, वो एक अलग बात है। पर हमारे यहाँ पर ये सब चीजें पहले, ये इस बात का संकेत है। यही वजह कि एग्जामिनर बढ़ चढ़कर इस टॉपिक को आपसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट नहीं, बल्कि बहुत ही महानतम कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, जो दुनिया के सामने एक एविडेंस है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। उसकी टाइम पीरियड, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये चीज है। टाइम पीरियड को बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता नहीं इससे पुराना था, कोई कहता नहीं इसके बाद का था, कोई कहता कुछ था। अभी जो सहमति वो वाली है पर है। कभी को पूछ लेगा कि साहब जी ये वाला टाइम पीरियड किसके द्वारा बताया गया है, तो उनका नाम डीपी अग्रवाल है, ध्यान रखना, ये कभी नहीं भूलना था। ठीक, चलिए। जब इन स्थलों की खोज, उनकी कार्बन आर्बन डेटिंग अपन ने कर दी, तो उससे अपन को डेट वगैरह क्लियर हो गई साहब। कार्बन डेटिंग के बारे में ध्यान रखना, लिब्बी साहब 1946 में उसकी खोज की थी, C14 मेथड करके कहलाती है, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, 1960 में दिया गया था। ठीक, 50,000 वर्षों तक की पुरानी वस्तु की अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के माध्यम से। उससे पुरानी अगर किसी वस्तु की ज्ञात करनी है, यूरेनियम डेटिंग करनी पड़ती है। कौन सी वाली डेटिंग? यूरेनियम डेटिंग करनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। यूरेनियम डेटिंग की खोज करता कौन थे? उनका नाम है बर्ट्रैम बोल्टवुड, बर्ट्रैम बोल्टवुड करके कहलाते हैं, लिख लो। जो कुछ भी बता रहा हूं उसको आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा। किसी एक स्थान पर, किसी एक पुस्तक, गाइड इत्यादि वगैरह पर मिल पाना बहुत मुश्किल है। हमारे ही नोट्स में मिलेगा, पर अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक, यूरेनियम डेटिंग, बर्ट्रैम। बर्ट्रैम बोल्टवुड। ठीक, ऐसे संधि विच्छेद करके टुकड़े टुकड़ों में लिख लीजिए। नेक्स्ट उसमें पॉइंट ध्यान रखना है आपको, फिर एक नया मामला आएगा। यूरोपियन या साम्राज्यवादी विचारधारा के इतिहासकार होंगे, वो कहेंगे साहब जी इसकी उत्पत्ति बोले भारतीय नहीं है। बोले इसको बनाने वाले कौन थे? बोले विदेशी थे। बोले विदेशी में कौन? बोले हमारे यहाँ के थे, यूरोप वाले। पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहेंगे, है ना। तो ये भी एक नीति होती है, अंग्रेजों ने हर प्रकार की नीतियां अपनाई।
ताकि अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा को सही सिद्ध कर सके। पूछ लेता कई बार कि कौन से विदेशी इतिहासकार हैं जो कि विदेशी उत्पत्ति को समर्थक करते हैं, तो उनका नाम ध्यान रखना, हच कौमा, विदेशी उत्पत्ति के विचार को समर्थित करने वाले। इनमें से कुछ नाम आपको इंडियन भी मिल जाएंगे, वो देख लेते हैं। हा से व्हीलर, चा से चाइल्ड यानी गार्डनर चाइल्ड, कौ से है कौशाम्बी सर, का से क्रैमर भी एक और इतिहासकार, कौशाम्बी सर यानी डीडी कौशाम्बी, भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार, जनक पितामह। मां से मार्शल महोदय हैं, इनको ध्यान रखना। तो जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर दूसरा आएगा, बोले नहीं सर ये स्वदेशी थी। इसको सिद्ध करने के लिए कई इतिहासकार अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, ऑल टी अफे अरस, ये है वो इतिहासकार जो किसको समर्थित करते हैं, स्वदेशी उत्पत्ति। ऑल से होगा ऑलचिन दंपति, ऑल से क्या है, ऑलचिन दंपति। डी से है डीपी अग्रवाल सर, ठीक। आ से है अमलानंद घोष सर, फा से है फेयर सर्विस, फा से फेयर सर्विस। ये वाले आ से कुछ नहीं है, ये वाले रा से राव सर, ऐसा राव सर। जबकि सा से है स्टुअर्ट एंड पिगट। तो ये वो इतिहासकार हैं जो कि इसको स्वदेशी मत को समर्थित करते हैं, विदेशी मत को। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा इतिहासकार कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति भारत की ही संस्कृतियों से हुई थी। 3 ऑप्शन आगे देंगे, एक यहाँ का दे देंगे, घूमते ही रह जाते बच्चे, बोले सर अब क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे क्या बनाए। स्वदेशी उत्पत्ति में माना जाता है, विदेशी उत्पत्ति में ये माना जाता है बोले विदेश से लोग आए थे, माइग्रेट होकर यहाँ पर आकर बस गए और उन्होंने डेवलप कर दिया। ठीक, स्वदेशी उत्पत्ति में ये माना जाता था भारत की जो मूल संस्कृतियां थी, प्रारंभिक संस्कृतियां ना, इंडस से भी पहले की, प्राक जो हड़प्पा के इनको कहा जाता था, वो संस्कृतियां। फॉर एग्जाम्पल JNK के सोथी संस्कृति, ठीक। JNK के क्या है, JNK के, जे से है झोब, एन फॉर नाल, के से कुल्ली, का से क्वेटा, JNK के सोथी संस्कृति। कोटदीजी संस्कृति, आमरी संस्कृति, बोले इससे विकसित हुआ है सर। ठीक, विदेशी वाले कहेंगे साहब यहाँ के लोग ये थे, विदेश के थे, इतनी सी तो बात है, इसको पढ़ते रहिएगा आप आराम से मन लगा के। नेक्स्ट जाते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है और अच्छे से देख लो। इंडस वैली का जो एरिया है वो लगभग कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। 4 शहर आप देख सकते हैं, 4 से 6। बोले सर्वाधिक उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण कोई कहेगा दैमाबाद है, पूरब में कौन सा, बोले आलमगीरपुर है। सब जीएस वगैरह की हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। यहाँ पर बोले सर सुतकांगे डोर है। ठीक, इसमें ध्यान देना, यहाँ पर काम आएगा आपको नॉर्थ वाले में। नॉर्थ वाले में क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, अलग अलग इतिहासकार इस चीज को लेकर के सहमत नहीं है। इसमें जो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं खासकर नॉर्थ वाले एरिया को लेकर के, तो क्वेश्चन ये होता है, बोले भारत में सर्वाधिक उत्तर में स्थित इंडस वैली का शहर, उसका नाम है मांडा, जम्मू कश्मीर। बोले पाकिस्तान में स्थित, उसका नाम है रहमान डेरी। बोले सर अफगानिस्तान तक इसका विस्तार कुछ इतिहास कर गया था, बोले वो कौन सा है, बोले शुर्त घोई एंड भारत घोई, ऐसे करके पूछेगा। मामला क्लियर है, इन बातों को ध्यान रखना। दूरी वगैरह को लेकर के बोले यहाँ से कितनी 1600 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कितनी, बोले सर 1400 किलोमीटर है। काफी बड़ा एरिया है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति उस जमाने की कहलाती है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। बहुत सारे स्थल खोजे गए, कुछ इतिहासकार पुराने वाले कहीं बोले 1500 स्थल मिल गए, कुछ कहीं नहीं 2000 हो गए हैं।
कुछ कहीं सर हम तो 2,500-3,000 हो गए, हम तो गिनते गिनते यहाँ पहुंचे। ठीक, तो नित नई रिसर्चें इसमें सामने आ रही हैं, अलग अलग हैं। पढ़ना आपको इनमें से बामुश्किल मान के चलिए कि 10, 15, 20 शहरों को बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको अच्छे से ध्यान भी रखना पड़ेगा जिन पर क्वेश्चन आते रहे हैं साहब। जो एक खास क्वेश्चन इसमें हो सकता है वो ये होता है साहब कि जो कि उसकी उत्पत्ति संबंधित है कि साहब ऐसे कौन से स्थल हैं जो कि प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा तीनों कालों से संबंधित हैं। उनको याद रख पाना थोड़ी सा एक टफ टास्क हो जाता है अपने आप में, जैसे कौन कौन से शहर हैं साहब। ध्यान रखना उसका ना बिल्कुल सीधा कोडिंग सुरमा बांध है, क्या करें, सुरमा बांध लें आंखों में साहब जी, ये ध्यान रखना। पूरे पूरे कोड बिल्कुल अच्छे से दिमाग में होने चाहिए, गलती नहीं हो आपसे वहां पर। ठीक, सा से सुर कोर्दड़ा है, रा से राखी गढ़ी है, तो रे माँ से मांडा है, माथे मांडा है, बा से बनावली है, दा से धौलावीरा है। ये जो शहर हैं ये तीनों काल से संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता बनने के पहले भी ये शहर वहां पर डेवलप हो रहे थे, हड़प्पा जब अपने पीक पॉइंट पर आई और नष्ट हो गई उसके बाद में भी ये शहर रहे, यानी तीनों काल में ये रहे। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अपने आप में। इसको ध्यान रखना। इंडस वैली की सबसे खास विशेषता कहलाती है उसका नगर नियोजन। नगर नियोजन, अर्बन सिविलाइजेशन है, बार बार कह रहा हूं। नगर और गांव में क्या अंतर है, नगरों की विशेषता क्या कैसी करके कहलाती है। बहुत ही फेमस विद्वान है स्टुअर्ट पिगट, उनके सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। ठीक, नगरों की जो उन्होंने विशेषता बताई है 10-12 विशेषताएं उन्होंने बताई कि ये होना चाहिए, उसको अपन नगर मानेंगे। आप तो मोटे तौर पर देख लेना कि गांव और नगर क्या कैसा डिफरेंस करके कहलाने। ठीक है, आप लोग नगरों में रहते हैं, नगरों में गए हैं, देखा है आपने। नगरों की पहली विशेषता यानी नगर नियोजन की पहली विशेषता होती है उसकी साहब जी सड़कें। सड़कें सबसे पहली विशेषता। दूसरी होती है साहब जी पानी निकासी इत्यादि वगैरह के लिए नालियां विधिवत होंगी। तीसरी होने वाली मकान विधिवत होंगे। विधिवत यानी बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर पे बने होंगे साहब, सीध में बने होंगे, नियमबद्ध होंगे यानी नियमों के अनुसार बने होंगे। साफ सफाई की व्यवस्था होती है, जल की व्यवस्था होती है घरों में। ठीक, गांव छोटे होते हैं, नगर बड़े होते हैं। काफी बड़े नगर हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। इसका क्वेश्चन यही होता है कि साहब जी सबसे बड़ा भारत का स्थल, सबसे बड़ा इंडस वैली का स्थल, 2 पॉइंट होते हैं। तो अगर इंडस वैली में सबसे बड़ा शहर बोला जाए तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक, लेकिन ये मोहनजोदड़ो जो है अब वो पाकिस्तान में स्थित है। बहुत ही बेसिक सा है, या आपने मैप ऐप देखा, पाकिस्तान में वो सिंधु नदी इत्यादि के किनारे बिनारे है, इनको देख लेना कौन सा किस नदी के किनारे है। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा राखी गढ़ी, क्या नाम है, राखी गढ़ी है सर। ठीक, अगर पूरे इंडस वैली में बात करें तो 2 शहरों के नाम आपने बहुत सुने हो, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। लेकिन सच बात है कि अच्छा इनको जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। किसको, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा को किसने कहा हुआ है, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रखना। इस पर एक क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि साहब ये बताओ कि दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है। बहुत डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं नए वाले में। पिछले 5-7 सालों में जो बदलाव आया हुआ है क्वेश्चन पेपर को लेके, सचेत हो जाओ साहब।
बहुत डिफरेंट वे में क्वेश्चन पेपर आने लगे हैं एमपीपीएससी के, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी, यूपीएससी इत्यादि के। मतलब इतना डिफरेंट वे कि अगर ओल्ड जनरेशन में जो पहले पढ़ती थी ना, बोले हाँ ये वाली झांसी वाली बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली, अब कुछ नहीं मिलेगा आपको ज्यादा उसमें। 50-52%, 55% से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कट ऑफ लिस्ट जाने वाली 70-75%। बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें पूछे सुने नहीं है आप। कहाँ से बहुत डिफरेंट अप्रोच पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आपको पढ़ने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। बोले दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे की इतनी दूर होने के बावजूद भी इतनी समानता, पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, बोले साहब वो दूरी जो है बहुत खास डिजिट है, इसलिए पूछता है। अब बोले सर बड़ा असमर्थ महसूस कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन देख के। पढ़ा तो हमने कई बार, सिंधु, हड़प्पा, रावी नदी, फलानी नदी, है ना, है ना। वो डिजिट है 483। कितना डिजिट है? 483 किलोमीटर, 483। बोले महात्मा बुद्ध का निधन, बोले 483। बोले कितने बार नहीं पढ़ा तुमने 483? बोले तो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, बोले क्रिकेट, बोले 1983। बोले कितने बार नहीं पढ़ते 83? बना नहीं सकते क्या? समझ में आ रही बात? तो डिजिट खास है, इसको समझिए। बोले साहब जब आपने इसको कंपैरेटिवली पढ़ा होता तो उसको जोड़ करके भी देख लेते, अच्छा ये दोनों ऐसा ऐसा करके है साहब, ये बनना चाहिए। अच्छा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जिसकी कहानी बताएगा। अगर इन्होंने बात करें साहब जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनमें से भी एक बड़ा शहर, बोले सर मोहनजोदड़ो, और ना केवल मोहनजोदड़ो बड़ा था, बल्कि इसके सामने हड़प्पा गांव नजर आएगा। ये कैसा शहर है, इस बात को ध्यान रखना। इतना विशाल का और इतना खास है ये अपने आप में। इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन अब ये है कहां पर साहब, पाकिस्तान में है। और अब जो नया पैटर्न आया, बोले साहब इंडिया वाले प्लेसेस वगैरह को पूछा जाएगा, ऐसे करके थोड़ी सा ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज कहलाती है क्या, बोले साहब नगर नियोजन, इंडस वैली का। इन पर क्वेश्चन होता है, क्या विशेषता है इसकी, किस प्रकार से इसको जाना जाता है, क्यों हम इतना गौर कर रहे हैं नगरों वगैरह को लेकर के। ये खास पॉइंट अपने आप में बनाएगा साहब। चलिए, तो नगरों की विशेषताएं, सड़क, नालियां, मकान, लिपि, ठीक, माप वाले बांट, स्केल्स, बांट तौल वाले, ठीक, लिपि, लेखन, इनको देखें, नंबरिंग सिस्टम, नंबर्स, इन सब में खास बातें हैं कुछ ना कुछ, जिसके कारण इस पर क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर में 16 का डिजिट मिलता है अपन को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कितने का? 16। 16 के डिजिटों का उपयोग किया गया है। 16, 16×2 = 32, 64, ठीक, 128, 256 GB, 512 GB, 1 TB, मतलब 16 का डिजिट का उपयोग है बहुत ज्यादा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा स्केल, पैमाना बोलते हैं जिसको हिंदी में, नापने के लिए, ठीक है, मापने नहीं कहा, नापने का स्केल। तो ये बहुत खास है और इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। बोले बांट तो अपन को मिल रहे हैं साहब जी, 16 वाले और 16 के डिजिट वाले, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी क्वेश्चन आएगा आपको। स्केल पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है सर, बोले यहाँ पर किन किन शहरों पर हमको स्केल मिले हैं, और जो सबसे खास होगा वो कहेगा एक बात बताओ, अच्छा हाथी दांत का स्केल कहाँ मिला, तुम तो चलो ये बता दो। मिट्टी का स्केल कहाँ मिला है, तो फिर और प्रयास कर लो, और प्रयास कर लो, कोई जल्दी। देखो ऐसा है कि पहले जिनने हमसे पढ़ा है
भयंकर पढ़ाया है उनको। ठीक, चल अब रट्टा मारते रहो, या फिर देखो ऐसे बनाना। देखो ऐसे बनाना, KMSLHT, ऐसे बनाना। क्या कहा? KMSLHT, कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो पढ़ तो आप लोगे, भयंकर मेहनत लगेगी रुलाऊ वाली, पर वो चुनौती नहीं है। चुनौती है कि पढ़ने के बाद हमको याद रह जाए, इतना सारा डेटा है कि हमको याद रह जाए एग्जामिनेशन हॉल तक कि हम क्या क्या नहीं पढ़ के आ गए साहब, इतना डेटा है। वो टेक्निक है, वो आप अकेले डिकोड कर पाना बहुत, भूल जाओ, भूल जाओ तो। ठीक, अपन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रह रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट से लेके कॉन्सेप्ट से लेके सारी चीज। बोलते साहब जी सीप का कहां पर मिला स्किल, लटक गए। मनोरंजक बनाने पर नहीं रह रहे अपन कि बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, हंसी मजाक और सारी चीजें, और सुन के बिल्कुल वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस इत्यादि सब आ जाए, वो सब पर बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात करते हैं, देखो एग्जाम में आता क्या है, हमारे लिए वही श्रृंगार है, वही वीर है, वही सब कुछ है साहब। हम कभी भी उस अप्रोच पर चलने का प्रयास कर रहे हैं साहब, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ना अपना ध्येय है, ना कि मनोरंजन है। और पढ़ना भी बहुत स्मार्ट है, बहुत टेक्निकल वे में, वो चीजों को कभी भी गौर करिए। ये तरीका अपनाइएगा, जैसे मैंने आपसे कहा, गलती नहीं होगी, पढ़ा हुआ याद रहेगा, और एक बार पढ़े हुए में आपको याद रह जाएगा। नहीं तो आप रट रट के 10 बार पढ़ लो, फिर परेशान हो जाओगे। देख, केस है कालीबंगा, केस है कालीबंगा। कालीबंगा से मिला हुआ क्या, इसके अगला वाला, यानी एम फॉर मिट्टी का। एम फॉर मिट्टी का। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, एस फॉर सीप का। एस फॉर क्या है? सीप। ठीक है, अब देखो ये एस फॉर क्या है, सीप। तो फिर बोले इसके पहले वाला क्या होगा, शहर का नाम होगा, यानी शहर यानी होगा मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो से कौन सा मिला, उसके अगला वाला, ऐसे बनाना। क्लियर बात है? तो यहां पर इस चीज को समझें, KMSLHT का मतलब ये है, के से क्या है, कालीबंगा, क्या मिला, एम फॉर मिट्टी का मिला है। एम से क्या है, बोले सर मोहनजोदड़ो। किस चीज का मिला, बोले सर सीप का स्केल मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, मैंने 3 के बाद में अलग से 3 नीचे लिखे हैं, LHT। एल फॉर है कि लोथल, लोथल से मिला है आपको क्या, एच फॉर हाथी दांत का। क्लियर? और फिर ये वाले एच से है हड़प्पा, और यहां से कौन सा मिला, इसके बाद वाला टी फॉर तांबे का। आगे पूरे टाइप कुछ इस प्रकार से बनाने का प्रयास करो ना, रट रट के परेशान हो जाओगे सब। तो कोडिंग क्या है आपका, KMSLHT, इसे ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाथी दांत का कौन सा है, तांबे का यहाँ था वहां था, नहीं नहीं लोथल से मिला था, फलाने से मिला था, ढिकाने से मिला था, ये सब करते रह जाते हो। नहीं करना है। चुनौती ये नहीं कि पढ़ना है, चुनौती है कि पढ़ना कैसे कि हमें याद रह जाए। चैलेंज को पहचानिए एग्जामिनेशन हॉल के, आप उसके सापेक्ष नहीं देते हैं, देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के चश्मे के सापेक्ष नहीं देखते हैं, तो आप कभी भी सही पद्धति सीख ही नहीं सकते। आप पढ़ते ही बस रह जाओगे, लगेगा हाँ बस नॉर्मली मेहनत करते रहो, नहीं, गलत तरीका है। देखिए चीजों को। ठीक, तो ये बताया आपको, KMSLHT, इस फॉर्म को ध्यान रखना, इससे अपन को बन जाएगा। तो एक खास विशेषता कहलाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो स्केल हो गए आपके, लिपि,
ये भी शहरों की विशेषता होती है। बोले साहब एक खास प्रकार की लिपि है, लेकिन कोई भी यहाँ पर वर्णात्मक लिपि नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो वो चित्र वाली लिपि है, चित्रात्मक, बहुत सारे मिले हैं। एग्जैक्टली किसी ने इसको ऐसा नहीं पढ़ पाया है कि जो दावा कर सके कि नहीं साहब बिल्कुल क्लियरली हमको मालूम है और यही मीनिंग है साहब जी। तो लिपि को लेकर के बहुत गड़बड़ झाला है वाली बात है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। पहली बात तो क्या है, चित्रात्मक है, पिक्टोरियल वाली बात है। बोले सर कितने क्या अक्षर थे इसमें, लेटर से, तो बोले साहब 400 के आसपास है। कोई कहता नहीं सर 350, कोई कहता नहीं 600 है सर। वो सब विद्वानों में आपस में मतभेद है सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोले पढ़ा क्यों नहीं आपने इसको, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। एग्जैक्टली इससे पुरानी सभ्यता या इसकी समकालीन सभ्यता, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया वाली हो, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट वाली हो, उनका तो आपने पढ़ लिया। आप यहाँ का क्यों नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि पहली बात तो ये चित्रात्मक है और उसके चित्रों की संख्या बहुत कम है। यानी जो भी आपको मुद्राएं मिली जहां पर ये लिखा हुआ है ना, उस पर बहुत कम चित्र बने हुए हैं, तो इसके कारण आप अनुमान नहीं लगा पाते। पॉइंट नंबर 2, कोई भी द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है। द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है, यही वजह है कि आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हो। यानी 2 लैंग्वेज में लिखा होता, कोई सा भी ऐसा शिलालेख होता, लकड़ी का तख्ता होता, पट्टा वट्टा होता, इत्यादि वगैरह होता, वो नहीं मिला है। आप इस बात को आप समझिए। ठीक, इसीलिए अपन उसको पढ़ नहीं पा रहे। अशोक के जो शिलालेख आपने पढ़े हुए हैं वो कई भाषाओं में आपको मिलते हैं, अलग अलग लिपियों में मिलते हैं। यही वजह कि एग्जामिनर पूछता है आपसे, बोले अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में है। क्लियर, इसलिए पूछता है उनके नाम कौन कौन से हैं। वो आपको यही बता रहे कि साहब इंडस वैली में कभी पूछा, बोले सर पढ़ा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे, उसकी वजह क्या है, वो एक ही फॉर्म पर है। ये बुरी बात भी है कि अपन नहीं पढ़ पा रहे, और ये महान बात भी है कि साहब इन्होंने किसी की फोटोकॉपी नहीं करी। इनके बराबर उन्नत सभ्यता, बल्कि इनसे पुरानी सभ्यता मिस्र वाली थी, और इन्होंने उसकी लिपि नहीं ली। सोचो समझो, इन्होंने अपनी खुद की डेवलप करी जाती। हमारी गलती कि हम नहीं पढ़ पा रहे, उनकी थोड़ी ना गलती। शायद भविष्य में सुपर कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से हम इसको पढ़ पाए। तो ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं होता है, पूछ लिया जाता है। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। भारतीय एक विद्वान है ऐसा राव सर, उन्होंने इस बात का दावा किया कि बोले साहब हमने पढ़ लिया, परंतु वही बात कि अन्य विद्वान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मतभेद हैं, बस नाम ध्यान रखना किनके बारे में करके कहा है। ठीक, चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा हमको। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो लिपि है, ये जो हमको मिले हुए हैं, ये कई जगह हमको लेख मिले हैं इंडस वैली के, इसके शहरों में। इसमें से कुछ शहरों के नाम ध्यान रखना, कुछ प्लेसेस के नाम ध्यान रखना। सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है धौलावीरा का। सबसे पहला नाम कौन सा, धौलावीरा, भारत में स्थित था। देखो बार बार धौलावीरा शब्द आ रहा है, आप देखें, है ना, क्यों नहीं इस पर क्वेश्चन बने गए। धौलावीरा शहर की किलेबंदी जो की गई है, इस शहर के बाहर दरवाजे पर एक ग्लो साइन बोर्ड टाइप का साइन बोर्ड मिला है, कहना चाहिए बोर्ड, लकड़ी के तख्ते का बना हुआ मिला है। इस पर 10 अक्षर बने हुए हैं। मेरा मानना है कि आपको इसे देख लेना चाहिए गूगल करके, इसकी फोटो इमेज। तो एक बेस्ट एग्जांपल है, काफी बड़ा है ये, लकड़ी का है, खोद खोद कर उसमें अक्षर बनाए गए हैं, प्लस उसमें चमकीला पदार्थ भरा गया रेडियम टाइप का, ताकि बहुत दूर से दिखाई दे जाए। इससे समझ में आता है कि साहब जी शहर की पहचान के लिए बहुत दूर से दिख जाए, ये नगर का नाम आम दिख जाए, तो सब कुछ लिखा हुआ था कि आइए आपका इस शहर में स्वागत है, खुश होइए क्योंकि आप इस शहर में हैं, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पर।
ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कालीबंगा ध्यान रखना पड़ेगा। कालीबंगा में इसके दो छोटे वाले लेख मिले हैं, लघु लेख मिले हैं। कभी बोलते कि दो लघु लेख इंडस लिपि के कहाँ के हैं, तो बोले सर कालीबंगा वाले बहुत फेमस हैं, पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इसकी जो लिपि की पद्धति है, मेथड जो है, उसको एक खास नाम से जाना जाता है। उसको कहा जाता है बूस्ट्रेफोर्डन। क्या कहा जाता है? बूस्ट्रेफोर्डन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है साहब जी, इसको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस टाइप से लिखा जाता था। देखो इसका मतलब ये आज जैसे हिंदी लिखी जाती है सर, तो अपन यहां से लिखते हैं पहली लाइन, ये हो गई लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन अपन को लिखनी है हिंदी या इंग्लिश में, दूसरी लाइन फिर यहां से ही शुरू होकर आगे बढ़ेगी। इसमें क्या था, पहली लाइन लिखी उन्होंने यहां से यहां, इधर से यहां आई, दूसरी लाइन इस साइड से लिख ली है, यानी अब इस साइड से आ रहे हैं, तीसरी लाइन फिर इस साइड से जा रहे हैं, चौथी लाइन इस साइड से आ रहे हैं। तो ऐसे भी प्रमाण हमको मिलते हैं। हालांकि कई विद्वान इस पर सहमत उतने नहीं हो पाते, बोले जब पढ़ाई नहीं एग्जैक्टली तो आप कैसे कह सकते, बोले नहीं लेकिन चित्रों के आधार पर हम कह रहे हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये थोड़ी सा ध्यान रखना। किसने दावा किया कि हाँ हमने पढ़ लिया, तो बोले सर SR राव, भारतीय हैं, उनने दावा किया। परंतु उनके दावे को सबसे पहले किसने ठुकराया, किसने आपत्ति दर्ज करी है, वो भी भारतीय, बोले BB लाल सर। कुछ खास ऐसे जनरल फैक्ट हैं जिन पर क्वेश्चन कम आने की संभावना से फटाफट बता दे रहा हूँ। जिन पर आना ही है वो तो मैं अलग आपको बताऊंगा कि साहब इस पर ही आएगा, इसको तैयार रखना, बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, इसको मिस नहीं करना है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पर। इसके मकान, सड़कें, नालियां, ये तो आपको इसके प्रमुख शहरों में विशेषकर देखने के लिए मिलेंगी। कहां पर? शहर। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1500 से लेकर 2500 3000 शहरों तक का दावा है, सबका अलग अलग। हम जो पढ़ने वाले हैं 7 शहरों को सबसे पहले पढ़ेंगे आप, जो कि वेरी फेमस है पूरे पूरे इंडस में, चाहे इंडिया में आ रहे हो चाहे पाकिस्तान में आ रहे हो। और उसके बाद में आपको इंडिया वाले कम से कम 10 शहरों को तैयार रखना पड़ेगा, यदि आप एक सेफ जोन पर खेलना चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर आपकी रेंज के बाहर ना जाए। यदि आप ये चाहते हैं तो आपको इस पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार से तैयार करना चाहिए। क्लियर बात है? चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया साथी? 7 शहरों को सबसे बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है सर। ये 7 शहर कौन से हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलाकर के? पहला तो हो गया आपका हड़प्पा, दूसरा हो गया आपका मोहनजोदड़ो, ठीक, तीसरा ध्यान रखना है आपको चहुंदड़ो, चौथा ध्यान रखना है धौलावीरा, पांचवा ध्यान रखना है आपको लोथल, छठवां ध्यान रखना है आपको कालीबंगा, सातवां ध्यान रखना है आपको रोपड़। ये तो मतलब बिल्कुल नहीं मिस करना है अपन को, बहुत बार आता है इस पर क्वेश्चन। फिर इंडिया वाले अलग से अपन देख लेंगे कि हाँ 10 शहर, कुछ नाम मैंने आपको इंडिया वाले भी इसमें बता दिए हैं, तो ये ओवरऑल फेमस शहर है। फिर इंडिया वाले 10 शहर अपन बना लेंगे साहब। इसको सेफ जोन में खेलना पड़ेगा आपको, इस पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आने लगा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे MPPSC में अभी आया था क्वेश्चन, मेंस परीक्षा में 2020 वाले में मिताथल आया था, जहां तक मेरे ख्याल से मिताथल 2020 MPPSC मेंस में क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था साहब। ठीक है, रीजन इंडियन प्लेस, नया करंट अफेयर चर्चा का विषय, सरस्वती नदी पूछेगा साहब। ठीक, तो बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से क्या कैसे हैं, तैयार करवा देता हूँ।
एक एक करके पहले अपन इनको देख लें, ये ट्रेडिशनल वाले शहरों को देख लें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा गया है, स्टुअर्ट पिकेट महोदय ने कहा हुआ है। ये सबसे पहले खोजा गया था 1921 में। कौन सी नदी के किनारे? बोले सर रावी नदी के किनारे है सर। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्या क्या विशेषता है साहब, कौन से क्या जिले में कहलाता है उस जमाने के मांडा डुगोबरी जिला करके कहलाता है। पहली बार इसकी जानकारी मिली थी 1826 के आसपास में। चार्ल्स मैसन करके एक बंदा रहता है, उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ की मिलती है, वो यहाँ पर जाता है तो पाता है कि साहब जी यहाँ पर कुछ तो था, कोई सभ्यता टाइप की रही लगता था। ठीक है, यहाँ पर इसको ईंटें वीटें यहाँ की मिली थी। ईंटों की विशेषता यही होती है साहब, सबसे खास उसका स्ट्रक्चर है, पकी हुई ईंटें हैं। खाद बातें बार बार पकी ईंटें क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये शहरीकरण का प्रमाण है, विकसित उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। इवन आप मेसोपोटामिया देखोगे, आप देखने वाले उठाकर के मिस्र में, तो वहां पकी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। लो साहब, इंडस वैली में किया गया। तो ये अपने आप में एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। दूसरी बात की मानकीकृत स्टैंडर्डाइज है, यानी जितने भी शहरों में जो मिली है उनकी ईंटों का जो रेशो है, साइज है, वो एक ही सा है ईंटों का साइज। तो ये बार बार आपसे पूछा जाता, तो इसको सबसे पहले ईंटें ही मिली थी 1826 साल में। बात ईंटों की निकल के आई हुई है, ब्रिक्स की निकल करके आई हुई साहब जी, मिट्टी के थे, पकाया जाता था, मजबूत हो जाते थे, है ना, जैसा आज के जमाने में होता है, वो चीजें थी। ईंटों की बात निकल के आई तो आप इस मामले को ध्यान रखना, पूछ लेगा इसके साइज या इसका रेशियो क्या था ईंटों का, 3D फॉर्म, वो ध्यान रखना। 1:2:4 क्या था? 1:2:4। ठीक, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई बन जाएगा। तो ये आता है इस पर, एक इसका रेशियो पूछा जाता है। अभी ग्रेड बात वगैरह पढ़ोगे, बोले सर जी कितना क्या लंबा था, कितने क्या मीटर था, बोले 7 था, 11 था, 3 या 2.43 गहरा था, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा साहब। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना, कुछ डिजिट आने ही आने हैं साहब। चलिए, तो ये वाला शहर बाद में 1921 में हड़प्पा, इसको खोजा गया, खुदाई बुदाई होने वाली है। हा से हड़प्पा ध्यान रखना, हा से हनी ध्यान रखना, सा हनी, दयाराम सा हनी, तो हा वर्ड से ऐसे बना लोगे आप। हड़प्पा में हमको बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, उनमें से जो सबसे खास पॉइंट है उसको ध्यान रखना चाहिए आपको, वो कहलाता है विशाल अन्नागार। इंडस वैली की सबसे बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर वह क्या है? अन्न भंडार, अन्नागार, यानी एफसीआई के गोदाम टाइप के मिले हैं। वहीं एफसीआई के इन गोदामों के आसपास में मजदूरों के आवास वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। मजदूर होंगे, वहीं रहेंगे, अन्न वन्न कूटेंगे, इत्यादि चीजें करेंगे सब। ठीक, ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। कुछ विद्वान 3 हिस्सों में बांटते हैं, जबकि कुछ मात्र 2 ही में बांटते हैं। ठीक, और 2 को ही ज्यादा सहमति प्राप्त है। यानी कि एक हुआ करता था, बोले सर दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था, यानी पूरा पूरा शहर घेराबंदी है, उसमें से एक हिस्सा ऊंचा टीला पर वो दुर्ग होता था, और बोले दूसरा आम नगर, यानी आम, यहाँ पर आम नागरिक रहते थे। कुछ विद्वानों को वर्ग है इसके शहरों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सर एक तो होता था क्या? दुर्ग, जहां पर कौन? शासक वर्ग रहता है। ठीक, एक होता था बोले साहब निचला नगर, निचला नगर जहां पर कौन? बोले आम आदमी रहता था, गरीब लोग रहते थे, लोअर क्लास, ठीक, या मिडिल क्लास, जो भी कह ले, वो रहते। और बोले इन दोनों के बीच में एक वर्ग और था, जो कि डिप्लोमेट्स का वर्ग था, शासकीय सेवकों का वर्ग था, प्रशासकों का वर्ग था, तो वो भी रहता था। तो ये एक नया वर्ग ऐड कर देते, इस बात को ध्यान रखना। तो कुछ विद्वान क्या मानते? बोले 3, कुछ विद्वान क्या मानते? 2। ठीक, समस्त नगरों की विशेषताओं में यदि हम बात करें तो नगर विधिवत बसे हुए हैं, ये सबसे खास बात है। सड़कें जो हैं समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, क्लियर, चौड़ाई विधिवत है साहब जी।
इवन ऑक्सफोर्ड सर्किल तक मिल जाता है हमको। ऑक्सफोर्ड सर्किल, जहां से शहर के चारों ओर सड़कें जाती हैं, ये विशेषता है। सड़कों के किनारे फुटपाथ भी है, नालियां भी हैं साहब जी। फुटपाथ पर ही प्रकाश इत्यादि की लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है। ऐसा माना जाता है दिए विए मशाल वशाल जला करके रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाती रही होगी। मेन रोड अलग हैं जो कि हाईवे टाइप के हैं, काफी चौड़ा रास्ता है ये मेन रोड वाला। ठीक, इस पर आकर के ये गलियां मिल रही हैं, ऐसा देखने को मिलता है। यानी राजपथ टाइप का हुआ करता था, मेन रोड होती बहुत चौड़ी थी। मकान वकान जो बने हैं उनके दरवाजे गलियों में खुलते, डायरेक्टली मेन रोड पर नहीं आ पाते थे। तो ये व्यवस्था मिलती है हमको। जिस तरीके से इसको बनाया गया, इससे लगता है कि साहब यहाँ पर पक्का कोई ना कोई नगर निगम टाइप की बॉडी रही होगी, कोई ना कोई एकीकृत बॉडी रही होगी जिसके नियम समान रहे होंगे, और उन समान नियमों को सभी को फॉलो करना पड़ता रहा होगा सर। यानी कोई ना कोई शासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो रही होगी। वो थी क्या, वो किसी को नहीं मालूम। और जब तक लिपि को पढ़ोगे नहीं ना, तब तक पता भी नहीं चलेगा, पर कुछ रहा होगा ऐसा माना जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी शहरों में ये कॉमन बातें मिलेंगी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि वगैरह इसका बहुत ही खास रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं सब। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करें, खोज वोज करके अपन ने देखा, इसमें सबसे खास बिल्डिंग आपको बताई, अन्नागार बताई। एक और पूछा जाता है सर, कब्रिस्तान वगैरह। तो कब्रिस्तान मिला हुआ है, RH-37 के नाम से इसको जाना जाता है, या R-37 के नाम से जाना जाता है। सेमेट्री R-37 बोलते हैं। मैंने एच इसलिए बोला क्योंकि हड़प्पा से मिला है, कल को कंफ्यूजन ना हो, बोले कहाँ मिला है। तो RH में आपसे कह रहा हूँ, RH फैक्टर टाइप का होता है ना, ऐसे कोड कर लेना। R, ठीक। कभी को क्वेश्चन पूछ लेते, बोले कौन सी क्या दिशा में है, तो बोले सर कब्रिस्तान जो है ना साउथ में है हड़प्पा के, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला शहर मोहनजोदड़ो पर आ जाओ। सबसे खास मोहनजोदड़ो, उस पर ही क्वेश्चन आएगा अगर इंडिया के बाहर के शहरों में, क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर है। इसको ही विधिवत राजधानी माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना जाता है, सबसे बड़ा था पूरे के पूरे शहरों में। भारत में बड़ा पूछे, मैं आपको बता चुका हूं। मोहनजोदारो, ठीक, मूल नाम बोले मृतकों का टीला वीला। ठीक, यहाँ पर कुछ मिलता जुलता रहा होगा, अवशेष वगैरह मिले होंगे, बोले मृतकों के टीला, वाह, वो सब चीजें रही होंगी। एक नाम सिंध का बाग भी मिलता है इसको, सिंधु नदी के किनारे है तो सिंध का बाग भी अपन ने कह दिया। खोज 1922, राखलदास बनर्जी। मृतकों का टीला, मृत हो के बाद बोले साहब राख में बदल जाएंगे अपन, बोले साहब खोज करता, बोले राखल, राख, ऐसे ध्यान रखना, राखलदास बनर्जी। ये शहर काफी बाद तक हमको देखने के लिए मिलता है। 7 स्तरों की इसकी खुदाई हो चुकी है, 7। आगे भी इसकी खुदाई करे तो शायद शहर मिल सकता है, परंतु सिंधु नदी का पानी आ जाने का नहीं कर पा रहे अपन। चल, खास बात यह है कि इसी शहर के नष्ट हो जाने के बाद में कुषाण काल में इस पर एक और स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसको कहा जाता है बुद्ध स्तूप। यही वजह इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि इंडस वैली का जो शहर ये वाला था, बना, विकसित हुआ, नष्ट हो गया, गायब हो गया इतिहास के पटल से, पूरी ऊपर मिट्टी टी जमा हो गई, किसी को खानो कान खबर नहीं थी। उसके बहुत समय पश्चात कुषाण काल आएगा, जब कुषाण काल में यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बना दिया जाता था। दोनों के बीच में सभ्यता के नगरीकरण, लेन देन इत्यादि कोई प्रमाण नहीं है। ये नहीं समझना कि अच्छा मतलब उस समय तक बसा रहा कुषाण काल तक, ऐसा नहीं कहा।
बाद में वो दफन हो गया शहर, और उसके पश्चात में यहाँ पर बोले साहब स्तूप स्तूप बनाया, बोले मृतक तक दफनाए इतनाए गए शायद वो भी वजह रही हो, मृतकों का टीला वीला नाम पड़ गया हो। तो दोनों का आपस में रिलेशन सिर्फ ये कि एक स्थान है, ये नहीं कि वहां पर आपस में संपर्क के कोई तत्व मिलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना था। सबसे खास नगर करके कहलाता है मोहनजोदड़ो आपका। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं। यहां पर जितने भी अवशेष हमको मिले हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं ऐसा माना गया है। अधिक बिल्डिंगें हमको मिली हैं, अधिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिले हैं कंपैरेटिवली हड़प्पा से भी। फिर तो बाकी शहरों की तो बात ही क्या था। शुरुआत में इसकी खोज वोज हो जाने वाली था। ठीक, यहाँ पर जो सबसे खास चीज हमको मिली है उसको कहा जाता है ग्रेट बाथ, वृहत या महान स्नानागार के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसको ध्यान रखना। अपने आप में मोहनजोदड़ो को देखें आप, मां से मोहनजोदड़ो है, ठीक, मां से मार्शल, ध्यान रखना, जॉन मार्शल, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया चीज को। उन्होंने इस ग्रेट बात को एक खास संज्ञा दी, बोले सर आश्चर्यजनक निर्माण है। किसका? बोले विश्व का। किसने कहा है इसको? मार्शल, जॉन मार्शल ने एक बहुत फेमस बुक लिखी हुई है इस पर। ठीक, क्या नाम है? तो वो इसी नाम पर है, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए साहब, ये बृहद स्नानागार क्यों, क्या बनाया, कैसा क्या था, वो भी बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी को नहीं मालूम क्यों बनाया, कोई कह रहा है धार्मिक महत्व था, ये था वो था फला था। ठीक है, बात कर रहे हैं अभी। पर पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए जैसे ग्रेट बाथ बनाया हुआ था, ठीक, ये है एक उसका स्ट्रक्चर, आप देखें तो सबसे पहली बात इसका रेशियो पूछेगा, इसकी गहराई वहराई लंबाई चौड़ाई पूछ लेने वाला, वो मीटर में है। वो क्या है? मीटर में है। आप तो ध्यान रखना वो विषम संख्या है साहब। ये टफ क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में कि साहब जी कितनी क्या है, कितनी क्या है। तो आप तो सीधा सीधा ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, 2.5, 7 और 11 पूरा हो गया विषम। मीटर है, सब कुछ मीटर है, ऐसे ध्यान रखना। क्लियर? यानी कि 2.5 मीटर गहरा, 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा। ठीक, इसमें घुमावदार कई बार ये किया जाता है कि आप पढ़ के गए हो मीटर में और पूछ दिया उन्होंने क्वेश्चन आपसे फीट में, क्या करेंगे कि साहब जी उसकी लंबाई चौड़ाई आप फीट में बताओ, FEET फीट वाला। बोले हम तो मीटर में पढ़ के आए साहब। तो थोड़ी सा अपना गणित क्लियर रखना। बोले सर 1 मीटर में कितने फिट आते हैं? बोले 3.33। बोला अब इतना कहाँ ध्यान रख पाओ? बोले 3 आते, 1-3 मोटे तौर पर, 1-3 सवा 3 समथिंग आते हैं। क्लियर है? तो 3.3 वाली बात होती है एग्जैक्टली वो। पर मान लो आप 3 ही याद रख लो तो कैसे बनाना, देखो जैसे कहा जाए साहब की कितना क्या आगे तक लंबा था वो, 11 तिया क्या होगा? 33। 33 से तो ज्यादा ही होगा सर। 0.33 आप निकालोगे तो साहब और हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर हम उसकी फीट के बारे में बात करें, क्योंकि वो 11 दशमलव भी है, कुछ 11 दशमलव है, वो 8-9 करके मिलता है अपन को एग्जैक्टली फिगर उसका देखे तो, जबकि 7.01 मिलता है, ये 2.43 मिलता है एग्जैक्टली। और अपन एग्जैक्टली ज्यादा याद रखने के चक्कर में भूल जाएंगे, मोटे तौर पर ध्यान रखना। जब अपन उसको 7, 11 या 2.5 ऐसे करके किया हुआ है। तो 1 फीट बराबर 1 मीटर बराबर बोले 3.3, तो आप तो उठा के 3 ही से गुणा कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपसे लंबाई कही जाती 11 तिया 33, बोले 33-34 के ऊपर ही होगा सर, तो एक ऑप्शन 33-34 के ऊपर मिलेगा, एग्जैक्टली वो है 39 फीट, एग्जैक्टली बिल्कुल 39 मिलता है अपन को। ठीक, बोले सर उसकी चौड़ाई वगैरह 7 को लेकर के, बोले 7 तिया 21, तो बोले 21 से तो कुछ ऊपर ही होगा सर, एग्जैक्टली वो है 23 फीट, और 7 तिया 21 कर दो। बोले गहराई, बोले 2.5 दिया, बोले 7.5 के आसपास कुछ आ रहा था, है एग्जैक्टली वो 8 फीट के आसपास। बट आप
सीधे सीधे उठा के 3 से भी गुणा करके काम निकाल सकते हो। बताने का अच्छा है कि आप एक यूनिट याद रख लो मीटर वाली, और उसमें आप बाकी सब बना लोगे। वो भी याद रखना, तो बोले 2 7 11, बात खत्म। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस और बहुत ज्यादा छिद्र अन्वेषण के चक्कर में कई बार मार्कशीट में छेद हो जाता है, उससे बचना चाहिए कभी। ठीक, तो एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको बनाने का प्रयास करिए, ऐसा मेरा सजेशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, कहेगा साहब इसमें पानी कहां से आ रहा था, कैसे रोक रहा था। बोले सर जिप्सम, लाख इत्यादि वगैरह का इन्होंने उपयोग किया है साहब। ठीक है, तो यानी कि सरफेस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहां पर लेपन किया गया है किस चीज का। बोले सर जी जिप्सम इत्यादि वगैरह का, ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाए। बोले पानी यहाँ बगल के कुओं से आता था सर। बोले निकासी करना पानी यूज हो गया, तो बोले सर नाली हुआ करती थी सर जहाँ से, ऐसे करके आता। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक, बोले शायद कोई धार्मिक कार्य को हाथ तो रहा होगा, स्नान स्नान करते रहे होंगे। बोले कपड़े चेंज करना, तो बोले यहीं बगल में रूम बने हुए हैं सर। ठीक, बोले रो है ऐसी हमको मिलती है, इसके बगल में रूम्स ऐसे बने हुए सर। जिसमें सबसे खास चीज पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ये होता है कि साहब इस स्नानागार में, स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियां किस दिशा में है। क्या होगा क्वेश्चन, सीढ़ियां किस दिशा में है। पूरा पश्चिम में है, पूर्व और उत्तर में है, उत्तर दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो आप तो ध्यान रखना साहब जी, सीढ़ियां यहां पर हैं। ठीक, उत्तर दक्षिण दिशाएं आपकी यही हैं, सीधी सीधी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली बात है। तो आप तो ऐसे ध्यान रखना, इनमें गलती नहीं करना था। क्लियर है। चलिए, तो जिप्सम का, बिटुमिनस इत्यादि वगैरह बहुत सारी चीजों का इन्होंने उपयोग कर उसको क्या किया, वाटर प्रूफिंग की हुई है। अच्छा, इनकी एक बहुत महानता ये बताते, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बोले सर सिंधु नदी। ऐसा ही है ना। बोले जब नदी के किनारे तो सीधे जाके नदी में कूद जाते, नहा लेते, जैसे आज अपन लोग करते हैं, और पूरा गंदगी मचा देते। तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक बहुत ही महानतम एग्जाम्पल है कि साहब वो नदियों को गंदा नहीं कर रहे थे, स्वच्छता का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। अलग पानी लिया तो बोले अलग नहा लो साहब। आपका धार्मिक क्रियाकलाप हो, जो भी हो, सामाजिक हो, जो भी चीज हो उसका हो, वो भी हो जाए, नदियां भी स्वच्छ रहे। वो उस जमाने में कितनी हायर अप्रोच है, कितनी आगे की अप्रोच है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनाता है अपने आप को वहां पर। तो ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर भी ये दर्शाता है साहब, इस बात को ध्यान रखना, पूछ देगा आपको, बनना चाहिए अपन को। क्लियर है। चलिए, यही वजह कि इसको एक आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा हुआ है, मार्शल साहब ने कहा है। ठीक, मोहनजोदड़ो में और भी अपन को बिल्डिंग्स मिली हुई हैं, उनमें से एक कहलाता पुरोहितों का आवास, स्नानागार के ठीक बगल में मिला हुआ है। उसके भी बगल में एक मिला हुआ कॉलेज पुरोहितों का, ऐसा लगता है शायद यहाँ पर कोई पढ़ाई वढ़ाई और कुछ पाठ वाठ करते रहे होंगे वो लोग। यहीं बगल में एक और अन्नागार भी हमको मिल जाएगा, सभा भवन भी यहीं पर। और सड़कों की तो बात ही निराली, सड़कें साफ सफाई स्वच्छता इत्यादि उसकी तो बात ही निराली है साहब। ठीक, यहीं पर हमको मिली है कांसे की मूर्ति, नृत्यरत युवती की कांसे की मूर्ति, मोहरें मिली हैं। सबसे खास कहलाती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। बोले कहां से मिली हुई है, बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन कहलाता है अपने आप में। खास इसमें यह है कि कला की दृष्टि से कि साहब पहली बात तो ये नृत्य रत है। कैसी है, नृत्य करती हुई है साहब।
सबसे पहली बात, और उसको उसी स्टाइल में बनाया गया है। धातु की है। किस धातु की है? बोले सर कहां से की है? ठीक, सुंदर है, डांसिंग स्टाइल में है, मूवेबल है, मोबिलाइज्ड है। ठीक है, बहुत सारे प्रतीकों को ये दर्शा रहा था। कांसे कोई एकाध मूर्ति नहीं मिली आपको, तो बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर मिली हुई है, और जो सबसे खास कहलाती कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो ये वाली कहलाती जो आप अभी सामने देख पा रहे हो साहब। इस पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रखें। इसको जो बनाया गया है वो कहलाती लॉस्ट वैक्स मैथड। लॉस्ट वैक्स मैथड, इसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट बनाकर उनको वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। तो उसको इस तरह से जोड़ा गया कि ज्वाइंट्स वगैरह देख पाना बहुत मुश्किल होता है साहब। सजाया गया है, विधिवत उसको किया गया। तो इन पॉइंटों को थोड़ी सा ध्यान रख लेना। एक ये मूर्ति, कभी को क्वेश्चन होगा तो ये पूछेगा कि कितनी लंबाई है इसकी, कांसे की नृत्य मूर्ति की, तो वहां अपन एकदम से फंस जाएंगे। बोले ये हमने गौर नहीं किया, कितनी लंबाई है इसकी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। आप तो इतना ध्यान रख लेना बस, वैसे है वो 4.5, और आप तो 5 सेंटीमीटर ध्यान रख लेना बस। अब समझ जाओ क्या बोल रहे हैं आप। इतने छोटे साइज में इतनी सुंदर कला का एक श्रेष्ठतम उदाहरण कहलाता है, ये अपन को बनना चाहिए साहब। ठीक है, चल, बाद में यही पद्धति भारत में आगे भी चलेगी। चोल काल में सबसे सुंदरतम धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और आज भी भारत में ये होता है। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के कई तत्वों में से एक ये वाला आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता रहा। इन पॉइंट को ध्यान रखना, बन जाएगा अपन को। चल, बुद्ध काल और उसके बाद के काल में अपन देखेंगे महात्मा बुद्ध मूर्तियां इत्यादि वगैरह बहुत चर्चा का विषय रहेंगे, धातुओं की विभिन्न प्रकार की। मोहनजोदड़ो में आपको एक और चीज मिलने वाली है साहब, योगी। योगी, इनको लेकर के पूछ लिया जाता है। बोले साहब आकृति मिली हुई है अपन को वहां पर, कौन सी क्या है, तो इनको थोड़ी सा देखना किस टाइप से है। मृण मूर्तियां कहा जाता है, मिट्टी मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियां हैं, मोहरों में भी चित्रांकन आपको मिलता है। ऐसे करके पूछ लेगा आपसे, वो महत्वपूर्ण कहलाता है अपने आप में। खासकर मोहनजोदड़ो से पद्मासन की मुद्रा में विराजमान जो योगी है ना, उनके बारे में क्वेश्चन, जिस पर सबसे शुरुआत अपन ने बात की हुई थी, वो पूछ लेगा आपसे। ये वाली कहां से मिली है पूछ देगा। ठीक, इनको ध्यान रखना। ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। इनको देखना, इनको केवल पढ़ते मात्र मत रह जाना, इनको देखना बहुत अच्छे से, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, इस पर क्वेश्चन जरूर होगा। जितने भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं उनको देखना आप। ठीक, तो ये मोहर मिली हुई है आपको, किस प्रकार से आकृति है। ठीक, आसपास में जीव जंतु वगैरह क्या बने हुए हैं उनको देखना साहब, आसपास में कौन कौन से दर्शाए गए हैं, इनको गौर करिएगा आप। ऐसा मेरा सजेशन है आप सभी के लिए, है ना। अभी इस पर अपन और बात करेंगे, एक क्लास में तो संभव हो नहीं पाएगा, बड़ा टॉपिक अपने आप में ये कहलाता, बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, और काफी फास्ट अपन ने कई चीजों पर आज चर्चा कर ली। चलिए, तो ये है इंडस वैली का एक सेक्शन अपन ने देखा। इसके बाद वाला सेक्शन इसके अगली क्लास में अपन देखेंगे, आगे का सेक्शन, और पूरा पूरा उसको समाप्त करने का एक बार में अपन सेकेंड टाइम पर प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, इतने को लेकर के कोई प्रश्न हो, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो लास्ट पॉइंट एंड मैसेज, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे सेट परीक्षा हो
चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के हो, उसका बैच आपको हमारे पास में उपलब्ध मिल जाएगा। बहुत अच्छे स्तर पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बैच है। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों का अनुभव रहा, बोले सर पहले इस टाइप से कभी नहीं पढ़ा। अच्छा मौका है, 27 अगस्त भी आपके सामने ही है, ज़्यादा समय नहीं है। भले ही पूरा सिलेबस हो पाए चाहे ना हो पाए, ये भी बता दूं, पर ये जरूर है कि इतना हो जाएगा कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम को क्वालिफाई करने में, सेट वाले को। और एपी वाला तो हो ही जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें पर्याप्त समय है अपने पास। हिस्ट्री क्या बड़ा है, थोड़ी सा एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल होता है सेट वगैरह इतने कम टाइम को लेकर, बट फिर भी अपन कर लेंगे। तो यदि आपको सेट देना है तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देना तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसका बैच अपने पास में उपलब्ध है, आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत अच्छे से ध्येय बना करके अपन इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों का एपी टारगेट है, साहब बहुत किस्मत से मौका आया है। बिल्कुल इसको हल्के में ना लो कोई भी। जिनका जरा भी दिमाग में कि हाँ हमको एपी का एग्जाम निकालना ही है, बिल्कुल हल्के मत लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगली बार वैकेंसी 2 4 5 साल बाद क्या मालूम क्या कैसी स्थिति बनेगी, आप लोग जानते हैं। इंतजार करते करते कई वर्ष हो गए, 2018 में आखिरी बार आई थी, 2023 खत्म होने वाला था। अगली बार के लिए कोई गुंजाइश मत छोड़ो, इस बार में ही उठा लो। पर्याप्त संख्या में पोस्टें आपको दी गई हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी इत्यादि वगैरह हो, चाहे जनरल कैटेगरी, पर्याप्त संख्या में सीटें हैं। एक बार में आप अगर उसको निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना देर करे बैच ज्वाइन करें, संपर्क में रहें। इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा, देखिए आप कितने ज्ञानी हो, आपने बहुत पढ़ा होगा मानते हैं, बहुत नॉलेज होगा मानते हैं। नॉलेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा जितना ज्यादा निरंतरता प्ले करेगी। अकेले वो आप निरंतरता मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी जो है वो आपकी क्लास में मैं मेंटेन करवा दूंगा। और आप नॉलेज के लिए नहीं, वो तो एक सेकेंडरी है, वो तो बोनस है आपका। आप उस कंटिन्यूटी के लिए अभी से आप जुड़ जाइए, आप डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। वरना समय गुजर जाएगा ना, वो बाद में फिर एकदम से अपन अवेयर हुए एग्जाम डेट के पास में, तो फिर लगेगा हाँ मैं तो कर लूंगा इसको 2 महीने में। हिस्ट्री जैसा सिलेबस अक्सर ये हो जाता है कि बोले साहब 2 महीने में पूरा पढ़ना था, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। पता चला 2 महीने तक केवल एंशियंट ही पढ़ते रह गए, और आखिरी के 4 5 दिन में मॉडर्न पढ़ा, एक आध 2 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, और बोले अब तो दे आओ देखा जाएगा, तो बराबर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है। बहुत सौभाग्य से आपको ये अवसर मिला है, इसको कैश करा लो साहब। इसको बिल्कुल मत जाने दो, बिल्कुल जाने मत देना। जिनका भी टारगेट है, जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे, अलर्ट हो जाओ, बिना देर करे संपर्क करो। बहुत अच्छे से मैं तैयारी आपकी करा दूंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल की लेकर के साथ ही। आपका नजरिया ही बदल जाएगा। बहुत बेहतरीन वे में जो तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, उसका गाइडेंस होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल सिंप्लीफाइड बना देंगे हिस्ट्री। एक एक तथ्य वगैरह जो है सभी को रटवा देते हैं हम तो क्लास में। कुछ ऐसा बैच होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर बिल्कुल हायर, जितना हायर लेवल पर आप पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अब समय नहीं खो, बिना देर करे ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में अगर आपने ज्वाइन किया फिर उसको कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।